राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द कुणाल सर पे। आज फिर मैं सेल के तीसरे लेक्चर के साथ आपके सामने आया हूं। इससे पहले हमने सेल पे 2 पार्ट किया है, आज तीसरा पार्ट है सेल का। तो बिना देर किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बाद हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं चीज़ें, है ना। तो ट्रांसपोर्ट चैनल के माध्यम से होती है, पंप प्रोटीन के माध्यम से होती है और कैरियर प्रोटीन के माध्यम से होती है। ये हमने देखा था। कुछ गेट्स के बारे में हमने बताया था आपको कि कुछ ऐसे ऐसे दरवाजे हैं जिनके थ्रू चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाती हैं और डायरेक्टली भी सेल के अंदर चीज़ें जा सकती हैं। ये भी बात हुई थी। ट्रांसपोर्ट 2 तरीके का होता है, ये भी बात हुई थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसे ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं जिसमें चीज़ें उल्टी हों, मतलब रिवर्स हो, जैसे कि जिसमें आपको मेहनत करना पड़े। नीचे से ऊपर जाने में मेहनत किया जाता है ना, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो मेहनत करना पड़ता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। और पैसिव क्या था? जिधर आपको जाने में मेहनत ना करना पड़े, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एनर्जी किस में चाहिए, एनर्जी किस में नहीं चाहिए, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में कर ली। फिर हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले डिफ्यूजन के बारे में बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ें एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में चली आती है। ये डिफ्यूजन के बारे में था। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हमने देखा था कि ऑस्मोसिस 3 तरह का सॉल्यूशन होता है, उन्हीं में ऑस्मोसिस होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों को ऐसे कंबाइंड फॉर्म में डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर सिर्फ वाटर में ये चीज़ हो तो अलग से एक नाम दिया गया उसको ऑस्मोसिस, कि अगर वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। इसमें 3 तरह का सॉल्यूशन की बात की गई थी, है ना। पहले तो सॉल्यूशन होता क्या वो बताया गया था आपको कि सॉल्यूट जो घोला जाए, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाए और मिलने के बाद जो तैयार हो उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक, तो सॉल्यूशन 3 तरह का होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किशमिश के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम था तो पानी किशमिश के अंदर चली आई और किशमिश स्वेल कर गया। सेल में भी ऐसा ही होता है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और बाहर आउटसाइड द सेल अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो पानी सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब ये तब तक होते रहेगा जब तक कि बाहर में पानी का कंसंट्रेशन और अंदर में बराबर ना हो जाए। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि बाहर में जितना पानी हो किशमिश के अंदर भी उतना ही पानी हो, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और तीसरा हम पढ़े थे कि बाहर में किसी चीज़ का कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो और अंदर में ज़्यादा हो तो चीज़ें अंदर से बाहर की तरफ चली आएंगी। अच्छा, ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बारे में था। अगर सॉल्यूट के हिसाब से पूछा जाए तो चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे इसमें क्या बोला जाएगा? इसमें बोला जाएगा कि सॉल्यूट जो घोला जा रहा है वो कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। 4 किशमिश, 5 किशमिश, 10 किशमिश, 20 किशमिश डाल दें तो सॉल्यूट तो कम ही रहेगा और पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है। इसका मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम रहे। और सॉल्यूट मतलब क्या? इसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम रहे और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, ये सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे तो कैसा सॉल्यूशन होगा? वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। सॉल्यूट कम रहेगा, सॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा, है ना, सॉरी सॉल्वेंट ज़्यादा रहेगा, तभी तो वो सॉल्वेंट उसके अंदर चला जाएगा उसको मैनेज करने के लिए। तो ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर रहेगा तो आइसोटोनिक। उसी तरीके से इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है लेकिन इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आप देख रहे हैं इसमें नमक ज़्यादा घोला गया है, सॉल्यूट ज़्यादा हो गया बाहर। सॉल्यूट ज़्यादा हो गया का मतलब क्या होता है? नमक जो उसमें मिलाया गया है वो बाहर ज़्यादा है, पानी उसमें कम है थोड़ा, सॉल्यूट ज़्यादा है। तो जब सॉल्यूट ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्वेंट कम है बाहर, तो अंदर का जो इसके अंदर वाटर है वो बाहर निकल करके सॉल्वेंट
की संख्या को ज़्यादा करना चाहेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर हो सके। ठीक, तो जब सॉल्यूट कम रहे और सॉल्वेंट ज़्यादा रहे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर रहे तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें सॉल्यूट ज़्यादा रहे सॉल्वेंट कम रहे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये क्लियर हो गई बातें। तो ये हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ें पढ़ी हमने, एक डिफ्यूजन पढ़ा और एक हमने ऑस्मोसिस पढ़ा। आज स्टार्ट करेंगे हमने एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। ये क्या है एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस? देखकर ही पता चल रहा है कि इसका संबंध ऑस्मोसिस से, किससे है? ऑस्मोसिस से है। एंडो का मतलब अंदर, अगर ऑस्मोसिस से कोई चीज ऑस्मोसिस करके अंदर जाए तो इसको हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहेंगे, और ऑस्मोसिस करके कोई चीज सेल से बाहर आ जाए तो उसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। नाम में ही पता चल रहा है एंडो और एक्सो। एंडो मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए और इनसाइड द सेल चले जाए, अंदर चले, है ना, कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है तो अंदर चलते हैं। इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। उसी तरह उल्टा, अगर अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और बाहर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो चीजें बाहर चली जाएंगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। तो ऑस्मोसिस का दो टाइप, एक एंडोऑस्मोसिस और एक एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर? आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर टेकन इनटू द सेल बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स। वेसिकल्स बना करके चीजों को, सब्सटेंस को अंदर ले लेना सेल के, इसको हम लोग कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। और यहां पे उल्टा, प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस आर मूव्ड आउट ऑफ द सेल बाय वेसिकल्स। ये वेसिकल्स है और इससे चीजें बाहर निकल जा रही हैं, इसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक? अरे यार ये तो गलत है, ये तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में होना चाहिए था। गलत पेज बन गया बॉस, यहाँ नहीं होना चाहिए था इसको, ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, आप इसको यहाँ से हटा देंगे। अभी आगे हम लोग एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ ऐड होगा। ये फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस उसका पार्ट है, तो अभी इसको रहने देते हैं। ठीक, हम लोग आगे चलेंगे तो वहाँ देखेंगे, ये यहाँ का पार्ट नहीं है, ये हम आगे, ये गलत टाइप हो गया ये हम लोग एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस पढ़ेंगे, ये उसके पार्ट है। ठीक, यहाँ पर इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि ऑस्मोसिस में पानी का सिर्फ जो वाटर है कंटेंट वो अंदर बाहर होता है, तो अभी मेरे दिमाग में यही खटका कि सॉलिड पार्टिकल कैसे अंदर आ जा रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक, ये यहाँ का नहीं है, ये अभी हम लोग एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस पढ़ेंगे, उसमें ये पढ़ना है। ठीक, एंडोऑस्मोसिस में इसको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? एक दूसरे तरह का डिफ्यूजन जिसमें चीजें एक प्रोटीन के थ्रू सेल के अंदर आती हो। ये आउटसाइड द सेल है, ये इनसाइड द सेल है। बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो चीजें सेल के अंदर आ गई, है ना, सेल के अंदर चीजें आ गई। इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये भी एक तरह का कैसा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव। दिख रहा है आपको, हायर टू लोअर आ रहा है, हाई टू लो आ रहा है ना। मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोटीन। जैसे डिफ्यूजन के लिए कोई प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं, नॉर्मली चीजें डिफ्यूज होकर के अंदर चली आती हैं। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें प्रोटीन्स की, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ठीक समझ आ गए? तो डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या आपको अंतर समझ आ रहा है? इसमें अंतर यही है कि इसके लिए एक प्रोटीन, चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन जैसी चीजों की जरूरत होती है जिससे चीजें अंदर आ सके। पंप प्रोटीन नहीं, पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक, आप ये ध्यान रखें। ठीक, तो इसमें कोई एनर्जी लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसमें एनर्जी नहीं लगेगा क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? हम अभी पढ़े पैसिव ट्रांसपोर्ट में तीन तरह का ट्रांसपोर्ट पढ़े। एक पढ़े डिफ्यूजन, एक हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, और तीसरा हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक, तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई आपको। ये तीनों पैसिव है, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए, हायर से लोअर होती हैं सारी चीजें,
है ना। सारा खेल इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रहता है और सेल के अंदर और सेल के बाहर चीजें आना जाना कर लेती हैं आसानी से, बिना किसी जोर लगाए, बिना किसी एनर्जी के। अब आगे आते हैं, आगे है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, तो आप ध्यान से देखेंगे, ये आपको सेल वॉल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको सेल वॉल दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो अंदर एक और छोटा सा कवरिंग दिखाई दे रहा है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और आप यहाँ देख रहे हैं कि व्हेन अ प्लांट सेल लॉसेस वाटर बाय अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, पीछे हमने पढ़ा था कि अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो तो वाटर बाहर निकलने लगता है सेल से, है ना। अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो, याद कीजिए, अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो तो वाटर किसमें से बाहर आ रहा था, सेल से बाहर आ रहा था। अगर ऐसी चीज हो तो क्या होगी, तो क्या होगा आप यहां देखेंगे, ये एक नॉर्मल सेल है, ये किशमिश मान लो या हमारे बॉडी का एक सेल मान लो, वो सेल है, इसमें पानी मौजूद है। अब जैसे जैसे ये पानी अंदर से बाहर आने लगेगा, ये सिकुड़ने लगेगा। देखो आप, सिकुड़ना स्टार्ट हो गया है और सिकुड़ गया, है ना। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो क्या बोल रहा है, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब ये डाला गया है इस सेल को और वाटर इससे बाहर हो गया, किस प्रोसेस से, एक्सोऑस्मोसिस से। किस प्रोसेस से, एक्सोऑस्मोसिस से वाटर इससे बाहर हो गया। बाहर हो गया तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो श्रिंक कर जाता है, इसको प्रोटोप्लास्ट बोला गया है। किसको प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है, पीछे हमने पढ़ा है। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, पुरकिंजे साहब ने दिया था। तो साइटोप्लाज्म, ये जो बीच वाला टर्म जो आपको दिखता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर के साइटोप्लाज्म को पूरा मिला करके हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। तो यही प्रोटोप्लास्ट जब सेल सिकुड़ने के कारण सेल वॉल से दूर हो जाता है, देखिए सेल वॉल से इसका डिस्टेंस बढ़ गया ना। पहले आप देखो यहाँ पे सेल वॉल से डिस्टेंस बिल्कुल नजदीक था, सेल वॉल से ये चीजें सटी हुई थी। प्रोटोप्लास्ट जो है वो सारे तरफ से सेल वॉल से सटा हुआ था, लेकिन इसमें वाटर कंटेंट है। वाटर बाहर हो गया तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो सिकुड़ गया और सेल वॉल से इसकी दूरी बढ़ गई, है ना। चारों तरफ से देखो, सेल वॉल से इसकी दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट का मतलब आपको बताया ना मैंने, प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर के जो अंदर साइटोप्लाज्म पूरा भरा हुआ है, जो कंटेंट है पूरा, उस पूरे को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। मींस की सेल का मेन पार्ट, वो वाटर निकल जाने के कारण वो सिकुड़ जाता है और सेल वॉल से दूर हो जाता है। किससे दूर हो जाता है, सेल वॉल से दूर हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ये होता किसकी वजह से है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर जो है वो सेल से बाहर निकल जाता है और पानी जैसे ही सेल से बाहर निकलेगा उसके अंदर का प्रोटोप्लास्ट जो है वो सिकुड़ जाएगा और प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा, सेल वॉल से उसका डिस्टेंस दूर हो जाएगा, पानी भर जाएगा, सेल वॉल के नजदीक हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, सेल वॉल से दूर हो जाएगा। ठीक, तो सेल वॉल से जब ये दूर हो जाता है किसकी वजह से, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब पानी के निकल जाने की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और होगा कौन से सॉल्यूशन में, अगर आपसे पूछ दे कि प्लाज्मोलाइसिस कैसे सॉल्यूशन में होता है तो आप बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो, नमक, चीनी, ये सब वगैरह वगैरह। उसमें क्या होगा, बाहर में वाटर कंटेंट कम होगा तो वाटर अंदर से कहाँ आना चाहेगी, बाहर आना चाहेगी, तो उसे एक्सोऑस्मोसिस होगा। और एक्सोऑस्मोसिस जब भी होगा तभी प्लाज्मोलाइसिस होगा। क्लियर हुआ ये चीज़, याद रखेंगे। प्लाज्मोलाइसिस कैसे सॉल्यूशन में होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा। कैसा प्रोसेस है, एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस है। होता क्या है प्लाज्मोलाइसिस, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल। तो प्रोटोप्लाज्म में वाटर कंटेंट भरा होता है, एक्सोऑस्मोसिस से सारा वाटर बाहर आ जाता है तो ये सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है और श्रिंक करने की वजह से सेल वॉल से इसकी दूरी बढ़ जाती है। इसी कंडीशन को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे,
अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ने वाले हैं चीजें कैसे सेल के अंदर जबरदस्ती जाती हैं और सेल से जबरदस्ती बाहर आ जाती हैं। क्यों जबरदस्ती वर्ड मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्स है। इसमें चीजें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जबरदस्ती जाएंगी तो एनर्जी जरूरत पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ेगा? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहां पे लोअर कंसंट्रेशन है और यहां हायर कंसंट्रेशन है, फिर भी उधर ही जाना है भैया, है ना? क्लियर है? इसमें क्या लगेगा? इसमें एटीपी खर्च होगा, मतलब इसमें एनर्जी खर्च होगा। जैसे कुछ कैरियर प्रोटीन्स, अच्छा कैरियर प्रोटीन कहीं कहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, कहीं कहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कैरियर प्रोटीन लिखा हुआ है। पंप 100% एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना? तो पंप प्रोटीन का काम है चीजों को पंप करना। भाई तुम उधर है फिर भी तुमको खींच के हम इधर ही लाएंगे, ठीक? ऐसा। क्लियर? तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। तो क्या बोला गया यहां पर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बोला गया एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स और आयंस बाय प्लांट रूट के अंदर मिनरल्स को जाना है। वाटर तो आसानी से ऑस्मोसिस के तरफ एंडो ऑस्मोसिस होता है और पानी अंदर चला जाता है, लेकिन मिनरल्स को अगर अंदर जाना है तो अंदर कैसे जाएंगे मिनरल्स, है ना? तो मिनरल्स या आयंस प्लांट के अंदर जाना है तो उन्हें पंप खींच कर उन्हें अंदर ले आते हैं कि भाई अंदर चलो, ठीक? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दिखाया गया है कि ये रूट सेल है। रूट सेल में पहले से बहुत सारे मिनरल इकट्ठा हैं, सॉइल में थोड़े मिनरल हैं, अब फिर भी इन मिनरल को एब्जॉर्ब करके अंदर ले जाना है तो यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस काम नहीं आएगा, एंडो और एक्सो ऑस्मोसिस ये सब काम नहीं आएगा। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा क्योंकि पहले से मिनरल अंदर बहुत सारा रूट के अंदर है, फिर भी और मिनरल हमें चाहिए सेल के अंदर, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अंदर जाएगा। और पंप यहाँ लगा हुआ है, ये पंप प्रोटीन जो है एक तरह का प्रोटीन है जो ये खींच कर इसको सक करके अंदर ले आएगा। ठीक, ये समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब है बल्क ट्रांसपोर्ट। ये भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसी की बात कर रहा था मैं, है ना? वहां जो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस है वो इसी में थे। क्या क्या है ये है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसमें चीजें बल्क के फॉर्म में सेल के अंदर जबरदस्ती घुसती हैं। अंदर पहले से है फिर भी सेल बोल रहा है हमको और चाहिए तो लेकर आओ बाहर से, तो पंप प्रोटीन उसको खींच कर सेल के अंदर डाल देता है। ये बल्क ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है? तो अंदर आने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं और बाहर जाने की प्रक्रिया को हम लोग अंदर आने की प्रक्रिया को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं और बाहर आने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है? बल्क ट्रांसपोर्ट भी एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें सेल के अंदर चीजें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आती है। ठीक, आइए इसके दो प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस के, एक है फेगोसाइटोसिस, एक है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। साइटोसिस, साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल। क्या होता है? सेल के अध्ययन को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। एंडो मतलब अंदर, सेल के अंदर, और एक्सोसाइटो मतलब होता है सेल के बाहर। तो चीजें सेल के अंदर आना है और सेल के बाहर जाना है, बल्क में आना है, इसीलिए बल्क ट्रांसपोर्ट नाम है। क्या नाम है? बल्क ट्रांसपोर्ट। किसके थ्रू होता है ये? वेसिकल्स के थ्रू होंगे। किसके थ्रू होंगे? वेसिकल्स के थ्रू होंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग देखेंगे फेगोसाइटोसिस क्या होता है। अगर सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर आ रहा है तो उसको हम लोग फेगोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर लिक्विड पार्टिकल सेल अंदर आ रहा है सेल के तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे ना। सेल अगर खाएगा, सेल ईटिंग, तो उसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग, सेल अगर पिएगा तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। पीना से बना पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, है ना? तो कोई भी फ्लूइड मैटर अगर सेल के अंदर आ रहा है, फ्लूइड मैटर सेल के अंदर आ रहा है तो पिनोसाइटोसिस के माध्यम से आ रहा है, जैसे हो गया वाटर, मिनरल्स और कुछ भी। और अगर कोई खाने वाला चीज सॉलिड पार्टिकल अगर सेल के अंदर आ रहा है तो उसे हम लोग फेगोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक, तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस किस प्रोसेस के थ्रू अंदर आती हैं चीजें, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा
इधर पैसिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, एक देखा हमने डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस, और एक देखा था हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर हमने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी लगेगा, है ना। और फिर हमने देखा बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट में एक्सोसाइटोसिस है और एंडोसाइटोसिस है। ठीक, ये क्लियर हो गया। और एंडोसाइटोसिस में फिर दो चीजें हैं, फेगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं। चल अब आगे चलते हैं हम लोग। एक बार आप बता दें कि अभी तक जो मैंने बताया इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, कमेंट करके अगर आप बताएं। अगर कोई दिक्कत है तो फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई दिक्कत है। और दिक्कत नहीं है तो थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोले कि आकर जल्दी से चैनल में जुड़े और हमारे साथ ग्रो करें। ठीक है, अब है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। भैया ये जो सेल हमारे बॉडी के अंदर है इसमें तो आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये सेल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब जीवन स्टार्ट हुआ था, जब लाइफ शुरू हुआ था, तो डायरेक्ट ह्यूमन का जन्म हुआ था ऐसा नहीं है। पहले बहुत छोटे छोटे साइज के बैक्टीरिया ने जन्म लिया था और धीरे धीरे और बढ़ते बढ़ते बैक्टीरिया का साइज बड़ा हुआ। फिर धीरे धीरे वो लोग आगे चलकर और बड़े होने के बाद फंगी, फिर प्लांटेई, फिर एनिमल किंगडम का जन्म हुआ है ना। तो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी थीं, उसके अंदर न्यूक्लियस भी ठीक से डेवलप नहीं हुआ था, तो वैसे जीव के अंदर जो सेल है उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। ये किस में पाया जाएगा? बहुत माइन्यूट छोटे छोटे बैक्टीरियाज, ऐसी चीज़ों के अंदर पाया जाएगा। क्लियर है? तो आइए एक बार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस क्या होता है। ये बहुत सिंपल सेल होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब फॉल्स न्यूक्लियस होता है, मतलब वास्तविक में आप देख करके पता नहीं कर सकते हो कि अंदर न्यूक्लियस क्या है। ऐसे 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 वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है कि कहीं एक जगह वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइन नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। अच्छा, बोलेंगे इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है तो क्या होता है? इसमें न्यूक्लियोइड्स होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड्स। आपको पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के जगह पर क्या पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं। मतलब वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए उनका नाम न्यूक्लियोइड्स है। क्या नाम है? न्यूक्लियोइड्स। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और न्यूक्लियोइड्स पाया जाता है। ठीक, वहीं अगर बात करेंगे तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं। अगर हम सेल के साइज के बारे में बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक का साइज में होता है, माइक्रोमीटर तक। ठीक, और वहीं यहां पे 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है। अगर हम बोले कि यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, क्योंकि बेचारे के पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं। तो डीएनए बनने का प्रोसेस और डीएनए जो भी इंफॉर्मेशन कैरी करने का जो प्रोसेस है वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। और यहाँ पर कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि बेचारे के पास न्यूक्लियस नहीं है तो साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन यहाँ तो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर होगा डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, ये कैसे होते हैं प्रोकैरियोटिक? जिसके अंदर न्यूक्लियस भी ठीक से नहीं बना है तो उनमें बहुत सारे सेल कहाँ से आएंगे? तो ये बेसिकली ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अगर क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें या तो सिंगल होंगे, यूजुअली सिंगल, सर्कुलर और नेकेड। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम भी ढंग से नहीं होंगे और यहाँ पे मल्टीपल होंगे और लीनियर होंगे क्रोमोसोम, है ना। मतलब इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जा सकते हैं, इनमें सिंगल क्रोमोसोम पाए जा सकते हैं, इनमें ऐसे मल्टीपल क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक है,
आगे बात करते हैं राइबोसोम। इसमें जो होता है उसका साइज छोटा होता है, 70s का होता है, और इसमें 80s का होता है। कितना? 80s। 80s नहीं, 80s बोल रहा हूं मैं, है ना, 70s और 80s। अगर मैं ऑर्गेनल की बात करूं तो यहां पर राइबोसोम सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी अपैरेटस है, और भी बहुत सारी चीजें सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है? तो आप आंसर क्या करोगे? राइबोसोम आंसर करोगे। क्या आंसर करोगे? राइबोसोम आंसर करोगे। ठीक। अगर मैं बात करूं साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें कोई भी कंपार्टमेंट बना नहीं होता है, लेकिन इसमें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग ऑर्गेनल्स रखे होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बेसिकली होता नहीं है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। प्रोकैरियोटिक का मतलब यही है, बेचारा समझता तो अपने आप को प्रो है, लेकिन वो प्रो बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? प्रोकैरियोटिक के लक्षण ठीक नहीं है, अपने आप को प्रो प्लेयर समझ रहा है, लेकिन बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत छोटा है, सिंगल सेल है, न्यूक्लियस ठीक से नहीं है, न्यूक्लियर्ड है, उसके अंदर क्रोमोसोम सही से नहीं है, वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्म नहीं है, अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं बने हुए ऑर्गेनल्स को रखने के लिए, ऑर्गेनल्स भी उसके अंदर नहीं है, सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर? आई। तो हमारे अंदर क्या है? हम लोग यूकैरियोटिक है। कौन से, किसमें आएंगे हम लोग? हमारे अंदर सेल भी है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, सारी चीजें अच्छे से बनी हुई हैं, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सारी चीजें, तो हम लोग यूकैरियोटिक में आएंगे। ओके। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। न्यूक्लियस क्या होता है? वही जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और सारी चीजें एक सेल के अंदर कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस का काम क्या है? सेल के अंदर मोस्टली जितनी भी एक्टिविटी होंगी, कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कैसे सब कुछ मैनेज करना है, ये सारा काम कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। तो यहां आप देख रहे हैं, ये है हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। मतलब अगर ऐसे करके बड़ा सा एक सेल आप बना लो, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और बीच में कहीं एक, ये जो है हमारा पूरा न्यूक्लियस है ना। ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का नहीं है, ये न्यूक्लियस है। ठीक। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके पास ऊपर में कवरिंग होता है न्यूक्लियस में, जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर का होता है, बाई लेयर का होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर से न्यूक्लियर एनवलप। दो लेयर है इसमें, मेम्ब्रेन और एनवलप का दो लेयर बना हुआ है। इसके अंदर में जैसे हमारे सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, उसी प्रकार इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब उसके बीच में आप जाओगे तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियोलस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है न्यूक्लियोलस। तो आइए एक बार सेल के बारे में हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सर, सेल जो होता है वो हमारे सेल के अंदर बीच में कहीं न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होता है, बाई लेयर मेम्ब्रेन होता है। दो डबल, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, ऊपर मेम्ब्रेन और नीचे एक न्यूक्लियर एनवलप, है ना। उसके अंदर आप जब जाएंगे तो एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेंटर में जाएंगे तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। और ये जो फ्लूइड पूरा दिखाई दे रहा है, इस फ्लूइड में धागा पूरा एक थ्रेड की तरह पूरा कॉइल्ड, ऐसे कॉइल के रूप में कुछ दिखाई देता है। देखो, आपको दिख रहा होगा, ये जो कॉइल्ड आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, ये है क्रोमोसोम, जिसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं। ये क्रोमेटिन नेटवर्क का काम क्या है? जैसे कि बच्चे को देखकर बोलते हैं कि ये बच्चा अपने पापा पे गया है, ये बच्चा अपनी मम्मी पे गया है, इसका आंख ऐसा देखने में लग रहा है, इसके पापा की तरह इसका आंख है, इसकी मम्मी की तरह इसकी नाक दिख रही है। ये चीज़ें, बोलने, हेयर का घुंघरेला है, स्ट्रक्चर से सीधा है, आइज का कलर ब्राउन हो गया है, ये सारी चीज़ें कैसे बच्चे के अंदर चली आई हैं? तो पिता के अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर उनका सारा इंफॉर्मेशन है कि वो कैसे दिखते हैं, है ना, उनका हाइट कैसा है ना, लंबे है,
छोटे हैं, हेयर कैसा है, रंग कैसा है, ये सारा चीज़ उनके सेल के अंदर एक जगह है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमेटिन। इन्हीं के पास ये सारा इंफॉर्मेशन रहता है। इसके अंदर भी किसके अंदर? डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन्स। मतलब बोला जाए तो ये एक घर है न्यूक्लियस, जिसके अंदर अलमारियां हैं क्रोमोसोम, और अलमारियों में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डीएनए है, और डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो जीन्स के अंदर लिखी गई है कि हाँ कैसा रंग है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या सारी चीज़। समझ आया? तो मेन बात अगर देखें तो क्रोमेटिन मटेरियल ही इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इनहेरिटेंस में वो पास कर देता है, विरासत में पापा से बेटे को, उनके बेटे को, उनके बेटों को जो मिलती हैं वो डीएनए में ही होता है, और ये क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। तो न्यूक्लियस कैसा दिखाई देता है? सर एक सेल के अंदर सेंटर्ड में कहीं होता है, उसके ऊपर डबल लेयर का एक मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलोप। उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल कॉइल्ड होता है, उसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। उसी के अंदर डीएनए पाया जाता है जिसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन होता है सेल का, है ना, और वो पास ऑन होते रहता है आगे। अच्छा, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। एक सेल डिवाइड होकर उससे और बहुत सारे सेल बनते हैं, तो दूसरे सेल के पास न्यूक्लियस कहाँ से आएगा? तो इसी न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का भी निर्माण होता है, फिर उससे और, उससे और। इसका मतलब न्यूक्लियस सेल डिवीजन भी करता है, न्यूक्लियस अपने अंदर क्रोमेटिन मटेरियल भी रखा हुआ है, उसी के अंदर डीएनए और जीन्स भी है। इसका मतलब यही है, सेल का सारा इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखता है, और बहुत सारी चीज़ों को ये रेगुलेट भी करता है, खुद से बहुत सारा काम भी करता है। तो ये तो बहुत जीनियस हो गया। इसीलिए सेल का ब्रेन किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को। अब ये न्यूक्लियोलस का क्या काम है? इसका काम है आरएनए और राइबोसोम बनाना। आरएनए और राइबोसोम। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए नहीं, न्यूक्लियोलस का काम है आरएनए बनाना और राइबोसोम बनाना। आरएनए और राइबोसोम, आर 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 आर, राइबोसोम, आरएनए, आरएनए, राइबोसोम। कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, तो न्यूक्लियोलस का काम है आरएनए और राइबोसोम बनाना। न्यूक्लियस के भीतर पाया जाता है क्रोमेटिन मटेरियल, जिसके अंदर डीएनए और जीन्स होते हैं जो सारा इंफॉर्मेशन कर रखते हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का होता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे पोर्स भी होते हैं इस मेम्ब्रेन में, जिन्हें हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। इन्हीं के थ्रू चीज़ें सेल के अंदर आती हैं और सेल से बाहर निकलती हैं। ठीक, तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो न्यूक्लियस को कहते हैं, है ना। इसके ऊपर डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, न्यूक्लियोपोर्स। और फिर आगे पढ़ेंगे तो दिखाई देगा क्रोमेटिन नेटवर्क होता है जो बिल्कुल कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड मतलब हमने बताया ना कि पूरा उलझा हुआ होता है, हाईली कॉइल्ड। इसी के पास डीएनए पाया जाता है ना, क्रोमोसोम के पास। और फिर हमने देखा कि इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। ये रहा न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस का काम यही है कि वो आरएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा, और क्या बनाएगा? साथ में राइबोसोम का भी फॉर्मेशन यहीं पे होगा। कहाँ? न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा। ठीक, और आप देखेंगे कि सेल डिवीजन में भी न्यूक्लियस हेल्प करता है, और जितना भी जीन्स वगैरह है सारी चीज़ें इसी के अंदर पाई जाती हैं। क्लियर है? न्यूक्लियस समझ में आ गया? तो ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 1831 में। बहुत अच्छा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग सेल के अंदर का स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं हम लोग, है ना। न्यूक्लियस भी सेल के अंदर का स्ट्रक्चर था। अब हम लोग आ गए साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में? साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म आपको पता है कि ये सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस करने के लिए सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे एनर्जी का बनना, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जितनी सारी चीज़ें सेल के अंदर होती हैं वो सारी चीज़ें सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू होती हैं। तो वो सेल ऑर्गेनल्स को स्थिर अपने अपने जगह पर सेपरेट कर करके अलग अलग कंपार्टमेंट बनाकर सभी को रखना, ऑर्गेनाइज करके उस जेली में, ताकि जैसे कैसे तरबूज है और उसके अंदर बीज कहीं कहीं फंसे हुए, उस तरह जेली है और उसके अंदर सेल ऑर्गेनल कहीं कहीं लटके हुए, है ना।
तो साइटोप्लाज्म का क्या काम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो द्रव जैसा पदार्थ होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। बाप रे, शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है तो ठीक है। तो जो फ्लूइड जैसा पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स, उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो सेल के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है सेल ऑर्गेनल्स। अभी मैंने आपको बताया ना कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। तो उन्हीं के बारे में अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द सेल कंटेन ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ओन मेम्ब्रेन अपार्ट फ्रॉम द ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। आइए आगे है यही। प्रोकैरियोटिक में तो सिर्फ एक ही चीज पाया गया था, वो क्या था? वो था राइबोसोम। और बाकी सारी चीजें जो सेल के अंदर होती हैं, सेल ऑर्गेनल्स के मतलब सेल के अंदर, वो सारी चीजें यूकैरियोटिक में होती हैं। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके पास अपना अपना मेम्ब्रेन है, देख लो सबके पास अपने अपने मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप नाम सुनोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, पेरोक्सिसोम, ये सब बहुत सारे ऑर्गेनल्स है जिनके सबका अलग अलग टास्क है। तो आइए एक एक करके हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, जरा सा भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये भैया क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इधर देखिए थोड़ा स्मूथ दिखाई दे रहा है सरफेस, और वही आप इधर सरफेस देखोगे तो रफ दिखाई देगा। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक रफ ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाले का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। रफ वाले का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। और स्मूथ वाले का काम है फैट्स और लिपिड बनाना। स्मूथ वाले का काम है, चिकनाई का काम क्या है? फैट्स और लिपिड बनाना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स और लिपिड्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन। अब ये प्रोटीन बनाता किसके हेल्प से है? राइबोसोम के हेल्प से। किसके हेल्प से? राइबोसोम। इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है ऐसा जो वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाता है? तो आंसर होगा राइबोसोम। और राइबोसोम कहाँ बन रहा था? अभी जस्ट आपने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा कि राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा बॉल था, न्यूक्लियोलस, वहां बन रहा था। तो बनता वहां है राइबोसोम, लेकिन फिर वो चला कहाँ आता है? वो न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू निकलकर आकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चला आता है। राइबोसोम बनता कहाँ है? न्यूक्लियोलस के अंदर, लेकिन पोर्स के थ्रू बाहर निकलकर कहाँ आ जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और यहीं पे प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। तो बोला जाएगा प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? तो आप बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसके हेल्प से? राइबोसोम के हेल्प से। लेकिन राइबोसोम कहाँ बनते हैं? तो आप बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में। क्लियर है? तो आइए एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम पाया जाता है, और ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना। और इसका टेक्सचर देखने में कैसे होते हैं? रफ होता है। प्रोटीन जो, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करवाते हैं? ये फैट्स और लिपिड प्रोड्यूस करवाते हैं। एकदम ये कीवर्ड याद रखेंगे। रफ वाले प्रोटीन सिंथेसाइज कराते हैं क्योंकि उनके पास क्या है? राइबोसोम है। स्मूथ वाले क्या करवाते हैं? फैट्स और लिपिड प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक, क्योंकि उनके पास राइबोसोम नहीं है। क्लियर है? तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। ये दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिफरेंट पार्ट में चीजों को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में नेटवर्क के रूप में भी काम कर रहे हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक लिंक है किसके किसके बीच का? न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म के बीच में चीजों को इधर उधर पहुंचाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये भी है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच जो लिंक है वो कौन बना रहा है? वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो बात अभी तक आप याद रखेंगे।
पहला बात हुआ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। स्मूथ वाला क्या बनाता है, फैट्स और लिपिड, और रफ वाला क्या बनाएगा, प्रोटीन, क्योंकि उसके पास क्या है, राइबोसोम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा है बिटवीन न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, जितनी चीज हैं सारी जगह ये चीजें पहुंचाने का काम करता है। ये फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन व्हेन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिटॉक्सीफाई भी करता है। देखिएगा यहाँ पे जितना भी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। और स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन का जो फोल्डिंग होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होगा। ठीक, तो ये चीज़ें समझ में आ गई सारी कुछ। प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन्स। द प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बनने का काम प्रोटीन से होता है। जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सारे सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज होते हैं और इन्हें मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप अभी ध्यान देंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ। ठीक, और दोनों का फंक्शन आप ध्यान रखें। चलिए आगे है गोल्गी एपरेटस। ये कैमिलियो गोल्गी ने इसे डिस्कवर किया था। ये जनाब कैमिलियो गोल्गी जो है इन्होंने गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था। तो गोल्गी एपरेटस, इसके अंदर वेसिकल्स आर अरेंज्ड पैरेलल इन स्टेक्स। ये देखिए वेसिकल्स इन्हें कहा गया है, पैरेलली वेसिकल्स एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक दूसरे से पैरेलल, ये जो है आपका गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स, इसमें वेसिकल्स पाए जाते हैं, सिस्टर्ने पाए जाते हैं और वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है, वेसिकल्स पाए जाते हैं, सिस्टर्ने पाए जाते हैं और वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स, सिस्टर्ने और वेसिकल्स पाए जाते हैं। इनके पास अपना मेम्ब्रेन होता है, इनके पास अपना मेम्ब्रेन होता है। ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस है, सेल का पोस्ट ऑफिस है। क्या है, गोल्गी एपरेटस सेल का पोस्ट ऑफिस है। क्या है, यहाँ पे चीज़ें पैक होती हैं और डिस्पैच होती हैं, पैक होती हैं और डिस्पैच होती हैं। तो पैकिंग और डिस्पैचिंग का काम किसका है, गोल्गी एपरेटस का। गोल्गी एपरेटस का काम क्या है, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, यही है ना। गोल्गी एपरेटस कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये पैकेजिंग यूनिट है। कौन, गोल्गी एपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो वो यहाँ आकर के जितने भी चीज़ें वहाँ सिंथेसाइज हुई हैं, बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो यहाँ पे स्टोर होंगी, पैक होंगी। कहाँ पे, वेसिकल्स के अंदर। ठीक, और फिर यहाँ पर लाइजोसोम्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं, लाइजोसोम्स का मैन्युफैक्चर भी गोल्गी एपरेटस में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉम्प्लेक्स शुगर भी यहीं बनते हैं। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आप सुनेंगे। गोल्गी एपरेटस जो है ये किसके द्वारा ढूंढा गया है, कैमिलियो गोल्गी के द्वारा ढूंढा गया है। इसके पास अपना मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर वेसिकल, सिस्टर्ने और वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इनके अंदर दो चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर का और एक लाइजोसोम का। लाइजोसोम क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लाइजोसोम और कॉम्प्लेक्स शुगर दोनों कहाँ बनते हैं, गोल्गी एपरेटस के अंदर। लेकिन ये कौन सा यूनिट है, ये पैकेजिंग यूनिट है। यहाँ पर चीज़ें आकर के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी थी वो यहाँ आकर पैक होती हैं और डिस्पैच होती हैं, पैक होती हैं और डिस्पैच होती हैं। तो एक तरह का ये पोस्ट ऑफिस भी है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, गोल्गी एपरेटस को कहा जाता है। इसमें दो फेज होते हैं, एक ट्रांस फेज और सिस फेज, दोनों से क्वेश्चन आता है। इसके दो फेज होते हैं, है ना। तो जिससे कॉन्वेक्स फेस जो होता है, कॉन्वेक्स फेस किसको बोलते हैं, ये कनकेव फेस है। कैसा फेस है, कनकेव। और ये कैसा फेस है, कॉन्वेक्स फेस। तो कॉन्वेक्स फेस को हम लोग सिस फेस कहते हैं। कौन सा फेस बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस की तरफ होता है। किस तरफ होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है। न्यूक्लियस की तरफ होता है, मतलब अंदर की तरफ जो फेस होता है उसको हम लोग सिस फेस कहते हैं। और बाहर की तरफ जो फेस होता है वो कॉन्केव फेस का होता है, उसको हम लोग ट्रांस फेस कहेंगे, है ना। अंदर की तरफ सिस फेज, मतलब अगर इधर न्यूक्लियस है तो अंदर की तरफ सिस फेज होता है और बाहर की तरफ
ट्रांसफेज होता है ना, ये कॉनकेव होता है, जैसे दिखाई दे रहा है ना ऐसे करके, ये गड्ढे हैं इसमें, ऐसा दिखाई दे रहा है, ये कनकेव। तो कनकेव वाले ट्रांस हो गए और कन्वेक्स वाले सिस फेज हो गए। ये न्यूक्लियस की तरफ होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ। ठीक, चलिए, तो ये हो गया ट्रांस और ये हो गया सिस। ट्रांस फेज, सिस फेज। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? सिस्टर्ने, वैक्यूल्स और एक और क्या बोले ना, वेसिकल्स पाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते थे। 10 में हमने पढ़ा था ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। 9-10 में हमने पढ़ा है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखोगे कि इनके पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। दो चीजें हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड्स। बाकी किसी के पास अपना डीएनए और राइबोसोम नहीं होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड्स, दोनों के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक काम है एनर्जी स्टोर करके रखना, एनर्जी बनाना और उसको स्टोर करके रखना। ठीक, तो रेस्पिरेशन का काम, सेल का रेस्पिरेशन का काम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और उससे एनर्जी बनाने का काम भी इसी के अंदर होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कि सेल के अंदर भैया ऑक्सीजन लेकर के आओ, ग्लूकोज लेकर के आओ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आएगा तो हम उसको ब्रेक करके एनर्जी बना देंगे। ये प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है और पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहता है। इसका स्ट्रक्चर सॉसेज की तरह होता है। वो कार्टून में आप देखते होंगे ना, खाने वाले जो सॉसेज दिखाए जाते हैं, सॉसेज की तरह होता है इनका स्ट्रक्चर। कैसा होता है? सॉसेज की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका, सॉसेज की तरह। बाहर वाले जो होते हैं उनमें पोर्स पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन्स में बहुत सारे छेद होते हैं। इसमें आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? बहुत सारे पोर्स होते हैं। बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा पार्ट पोरस होता है? पोरस मतलब किसमें छेद होते हैं? तो आउटर पार्ट में। और इनर पार्ट जो होता है वो डीपली फोल्डेड होता है, बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है, बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है। अंदर का पार्ट डीपली फोल्डेड होता है। ठीक, आप ये याद रखेंगे। अंदर का पार्ट कैसा फोल्डेड होता है? डीपली फोल्डेड होता है। तो फिर से एक बार देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है सेल का और एनर्जी बनता है। एनर्जी किस फॉर्म में बनता है? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फॉर्म क्या हुआ? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हुआ। तो एनर्जी कहाँ बनता है सेल के अंदर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर कहता है तो सॉसेज की तरह है। ये देखो सॉसेज, ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाहर से पोरस होता है, अंदर से डीपली फोल्डेड। बाहर से पोरस, अंदर से डीपली फोल्डेड, है ना। चलिए, इसके अंदर सिस्टर्ने नहीं होता है, इसके अंदर क्रिस्टे होता है। क्रिस्टे, क्रिस्टे इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रिस्टे याद रखेंगे, क्रिस्टे। इसमें दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और बीच में क्रिस्टे है ना। क्रिस्टे बढ़िया रहेंगे। सिस्टर्ने था किसमें? गोल्गी एपेटस में। क्रिस्टे किसमें है? यह है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, आगे है लाइजोसोम। लाइजोसोम के बारे में हमें पता है ना। लाइजोसोम क्या होता है? लाइजोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल मतलब आत्मघाती थैली कहते हैं। अगर सेल के अंदर कुछ भी ऐसा उसको समझ में आए कि सेल डैमेज होने वाला है, खराब हो गया है, तो ये सबसे पहले फटेगा और पूरे सेल को खा जाएगा कि भैया और आसपास के सेल बर्बाद ना हो, कोई और सेल डैमेज ना हो जाए, तो इस सेल को मैं दम घोट कर अपने अंदर संभाल लूंगा। ये आतंकवादी की तरह काम कर रहा है कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। टाइम बम लगा के खड़ा है सेल के अंदर, तो सिर्फ अपने पास जो सेल है उस सेल को खा जाने का काम करेगा, एनगल्फ कर जाएगा, उसको निगल जाएगा। किसको? जो सेल खराब हो गया है ना। तो दे आर सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द सेल, साफ सफाया करने में। They can digest any foreign materials such as food or bacteria as even the worn out the cell organelle. सेल ऑर्गेनल को भी चबा जाएगा अगर जरूरत पड़ने पर। ठीक, तो ये लाइजोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है कि आओ भैया सब चबा जाएंगे, सब पचा जाएंगे, कुछ भी दे दो हम सब पचा देंगे। लाइजोसोम्स आर केपेबल ऑफ डूइंग सो बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बोलेगा लाइजोसोम ऐसा क्या है उसके अंदर जो सब खा के पचा जाता है? भैया उसके अंदर सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसकी वजह से सब कुछ पचा जा रहा है। कोई भी फॉरेन मटेरियल आएगा उसको पचा जाएगा। ठीक ना। चलिए आइए,
और ये बनता कहाँ है आपको पता है ना, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी अपरेटस के अंदर बन रहा था, हमने देखा था अभी गोल्गी अपरेटस के अंदर। देखो आप अभी इधर देखोगे तो गोल्गी अपरेटस के अंदर लाइसोसोम बन रहा था। लाइसोसोम का काम जो भी हो, लेकिन वो बनता कहाँ है, गोल्गी अपरेटस के अंदर। इन्हें सुसाइडल बैग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सुसाइडल बैग। क्यों कहते हैं कि जब भी उसको लगता है कि वो डैमेज हो गया है सेल या डेड हो गया है, तो वो फटता है, बर्स्ट आउट होगा और डाइजेस्ट कर जाएगा अपने ही सेल को। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा लाइसोसोम के बाद प्लास्टिड्स। भैया प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। अभी जितने चीज़ बताया मैंने वो सारे दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन प्लास्टिड्स जो है सेल वॉल की तरह प्लांट सेल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स किसमें पाए जाएंगे? प्लांट सेल में पाए जाएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। किसके पास होता है? एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम, और दूसरा प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। आप ये बात नोट कर लेंगे। आइए, तो प्लास्टिड्स भैया इनका काम है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हैव डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अभी मैंने बताया ना आपको, ध्यान रखेंगे इसको। प्लास्टिड्स एग्जिस्ट इन प्लांट सेल। कहां पाए जाते हैं? सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे प्ले इन द सेल, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले आप देख लो क्लोरोप्लास्ट। आपको दिखाई देता है ना भाई, अलग अलग सब्जियों का अलग अलग रंग है। ये किसके वजह से है? उसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट, उसके वजह से उसका रंग अलग अलग रंग आपको दिखाई दे रहा है। फ्लावर्स का कलर्स, फ्रूट का कलर, पत्ते का कलर, अलग अलग तरह के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन को छोड़कर, वो सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसकी वजह से है? जैसे गाजर का रंग हो गया अलग रंग का है, टमाटर अलग रंग का, मैरीगोल्ड अलग है, उसके पेटल्स अलग हैं, चिली का रंग अलग है। ये सारी चीजें जो है किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट से है। उसी तरीके से हरा, जहां भी आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे प्लांट में, चाहे वो लीफ का दिखाई दे, चाहे किसी भी चीज का दिखाई दे, स्टेम का दिखाई दे और कच्चे फ्रूट्स का दिखाई दे, हरा रंग जहां भी दिखाई दे रहा है वहां क्या पाया जा रहा है? वहां पे ग्रीन कलर का पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसका नाम है क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके वजह से उनका कलर ग्रीन होता है। और यही क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब कराना और फोटोसिंथेसिस कराना। तो फोटोसिंथेसिस किस वजह से हो रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इसे किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। और ये क्लोरोफिल जो है यहाँ का मसाला है, इसको स्पाइसेस भी बोला जाता है। तो पौधे का किचन कौन हो गया? क्लोरोप्लास्ट, साइट जहां पर खाना बनेगा, और उसमें मसाले क्या है? उसका मसाला का नाम है क्लोरोफिल। और इसी के हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। किसके हेल्प से? क्योंकि अगर सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस का काम होता है, इसीलिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी यही है। आगे है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कोई रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, इसका कलरलेस होता है। ये कैसा होता है? कलरलेस। इसका स्टोरेज का काम होता है। किसी भी प्लांट सेल के अंदर स्टोरेज का काम किसका होता है? ल्यूकोप्लास्ट का। जैसे प्रोटीन को उसके अंदर स्टोर करके रखना है, किस तरह का स्टार्च है, किस तरह का ऑयल है, ये सारे तो प्लांट्स के अंदर ऑयल है, स्टार्च है, प्रोटीन है, इनको स्टोर करने का काम किनका है? ल्यूकोप्लास्ट का है। किनका? ल्यूकोप्लास्ट। आगे ल्यूकोप्लास्ट का बहुत सारा अमाइलोप्लास्ट है ना, इलायोप्लास्ट है और प्रोटीनोप्लास्ट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी हम नहीं देखते हैं। फिलहाल हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। तो 3 तरह का हमने पढ़ा प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अदर जितने कलर्स हैं प्लांट के, फ्रूट्स, फ्लावर, स्टेम वगैरह के, ये सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। और स्टोरेज का काम जिसका कोई रंग नहीं है उसकी वजह से, जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। और इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। किसकी तरह? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखे गए, आपको एक बार देखना है तो देख लेते हैं। अमाइलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका प्रोटीनोप्लास्ट। ये तीनों का अलग अलग काम है। अमाइलोप्लास्ट का काम है स्टार्च को स्टोर करना, ऑयल का स्टोर करने का काम है इलायोप्लास्ट, और प्रोटीनोप्लास्ट का काम है प्रोटीन को स्टोर करना। ठीक, मतलब अगर ल्यूकोप्लास्ट में भी 3 उनके बेटे हैं, एक का नाम है अमाइलोप्लास्ट, अलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करेगा, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च और अलायोप्लास्ट ऑयल। ओके, चलिए आगे है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम ही है बड़े साइज का होना और अपने अंदर स्टोरेज करना। ठीक,
तो प्लांट में पाए जाते हैं वैक्यूल्स और एनिमल में पाए जाते हैं। प्लांट में बड़े बड़े साइज के पाए जाते हैं और बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल्स में छोटे छोटे पाए जाते हैं और ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो प्लांट के अंदर टर्गिडिटी मतलब ऐसे उसको स्वेल करा के रखने का काम, उसको सुझा कर रखने का काम, सेल को सुझा कर रखने का काम कि सेल श्रिंक ना हो जाए, इसका काम वैक्यूल्स का होता है, टर्गिडिटी प्रोवाइड करने का ना। तो सेंटर में वैक्यूल मतलब प्लांट में अगर सबसे ज़्यादा चीज़ देखेंगे तो वही वैक्यूल से सबसे ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करके रखा था प्लांट सेल के अंदर, है ना, सेंटर में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं प्लांट सेल वैक्यूल्स स्टोर ऑल द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट सो स्टे अलाइव सच एज वाटर, है ना, जितनी चीज़ अपने अंदर स्टोर करके रखता है ताकि वो अलाइव रह सके, सेल जिंदा रह सके प्लांट। टर्गिडिटी भी देता है सेल को, और सिंगल होता है और बहुत बड़ा होता है, बताया था मैंने, बहुत कम मात्रा में होता है और बहुत बड़े बड़े होते हैं। और उधर चलेंगे अगर तो इसमें भी फूड आइटम्स को स्टोर करने का काम करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। वाटर और वेस्ट को भी रेगुलेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनिमल्स में सेवरल होते हैं और बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, बहुत सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। इसमें क्या होता है, प्लांट में कम होता है, एक दो ही होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। इसमें बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं, है ना। और इसमें किसी पूरा जगह यही ले रखा होता है, इसमें ऐसा होता नहीं है, ये स्कैटर्ड होते हैं, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ, ऐसे फैले होते हैं एनिमल्स, ठीक। तो वैक्यूल्स का काम बेसिक टर्गिडिटी प्रोवाइड करना प्लांट में और बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करना। इसमें भी वही है, स्टोरेज का काम है, वेस्ट मैनेजमेंट करना है, लेकिन इसमें बड़े बड़े हैं और सिंगल हैं, छोटे छोटे हैं बहुत सारे, ठीक। आइए आगे चलो। तो आज यहीं तक स्लाइड बन पाया था, तो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लास्ट लेक्चर होगा सेल पे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितना और कुछ बचा हुआ है सारे कुछ को एक्सप्लेन करके सेल के वीडियो को, सेल के लेक्चर को ख़त्म करूं। तो लास्ट लेक्चर 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। आज के लेक्चर में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट पे ज़रूर बताएं। इस वीडियो का PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जा कर के आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।